यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। आज हम बात करने वाले हैं NCLEX नर्सिंग क्वेश्चन की। जो यहाँ पर आपने जो इंडियन बुक्स हैं आप सभी ने पढ़ी होंगी। बहुत सारी बुक्स हैं, अलग अलग तरीके की बुक्स हैं, बट हम यहाँ पर अभी जो एक नई सीरीज़ स्टार्ट होनी है आपकी 1 मार्च से, जो आपकी नॉर्सेट तक चलने वाली है, जिसमें हम लिपिन कॉट के अलावा जो NCLEX बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे 4-5 लाइनर क्वेश्चन, जिसमें आपके एक क्वेश्चन में 10-10 क्वेश्चन तक कवर होते हैं, उस तरीके के क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप इस क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, कि आप इस तरीके की क्लासेस और चाहते हैं तो आपको कंटिन्यू है जो क्लास की जाएगी। ये आपको एज अ डेमो क्लास के तौर पर रहेगी, सभी क्लासेस फ्री रहेंगी, कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लगने हैं। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अभी जो मेडिकल एंड नर्सेज आपकी तीनों बुक्स हैं जिन पर अभी बम्पर डिस्काउंट चल रहा है, तो जो भी लोग इन बुक्स को ऑर्डर करना चाहते हैं आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। बुक यदि आप डायरेक्ट फॉर्मेट पे ऑर्डर करना चाहते हैं तो डायरेक्ट में बुक आपको बहुत ही चीप रेट पे मिल रही है। ओनली 450 रुपीज़ में आपको ANM की बुक अवेलेबल है, 550 रुपीज़ में आपको कंप्लीट गाइड फॉर NHMCH और ओनली 299 में आपको RRB की बुक अवेलेबल है। जो भी बुक आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, और बहुत ही जल्दी आपको आपके एग्ज़ाम्स के लिए सीरीज़ और अपकमिंग बुक्स भी आने वाली हैं, तो वेट एंड वॉच कीजिए जब तक आप लोग क्लासेस है जो देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का हमारा। एन 18-month-old बॉय प्रेजेंटेड विथ 4 days ऑफ सडन ऑनसेट सीवियर वाटरी डायरिया आफ्टर 2 days ऑफ बीइंग नॉन स्पेसिफिकली अनवेल। He was passing stool approximately 15 times per day. He had vomited for 1 day, but this then stopped. Vomiting उसने एक बार की, then after क्या हो गया, stop हो गई। There was no blood in the stool. He was also noted to have a dry cough and appeared to have choreal symptom. He had not had a wet nappy for 24 hours. He had stopped breastfeeding at 12 months old. On examination, he was markedly dehydrated with a temperature of 38.5 degrees centigrade and a aggressive fluid resuscitation. In addition to intravenous fluid or oral rehydration solution, what agent would improve his outcome? अब देखिए क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा होगा कि कितना खतरनाक सा क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को समझेंगे, देन आफ्टर आपको बताया जाएगा कि आप किसको मार्क करेंगे। 18 महीने का बच्चा है, क्या है, 18 महीने का बच्चा है, विथ 4 days ऑफ सडन ऑनसेट। 4 दिन उसको क्या हुआ, 18 महीने का बच्चा है लेकिन उसको पिछले 4 दिनों से सडनली सीवियर वाटरी डायरिया हो रहा है, जो कि 2 दिन तक, उसके 2 दिन बाद बच्चा क्या कर रहा है, अनवेल है जो फील कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो स्टूल पास किया उसने कितना, 15 टाइम पर डे। डायरिया कंसीडर होता है जब मोर देन 3 times पर डे से ज़्यादा है जो लिक्विड फॉर्म में स्टूल पास करें, वो डायरिया में कंसीडर होता है। यहाँ तो कितना हो गया, 15 days, कितना, 15 बार दिन में एक बार। वॉमिटिंग भी की उसने एक बार, लेकिन वो स्टॉप हो गई। स्टूल में ब्लड नहीं आ रहा है यहाँ पर बच्चे को, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा खांसी टाइप से भी हो रहा है, ड्राई कफ हो रही है, कोरिएजा टाइप से सिम्टम हो रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ही नॉट हैड अ वेट नेपी फॉर 24 आवर। 24 घंटे से नेपी है जो वेट नहीं की, गीली नहीं की, मतलब यूरिन पास नहीं करी है उसने। और जब बच्चे की उम्र 12 महीने की थी तो उसने ब्रेस्ट फीडिंग भी स्टॉप कर दी थी। एग्जामिनेशन किया गया उसका तो पता चला बच्चा क्या है, डिहाइड्रेटेड है, टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड निकला है, मतलब हाई है। टैकीकार्डिया भी हुआ है बच्चे को। टैकीकार्डिया मतलब कि हाई पल्स रेट भी यहाँ पर बच्चे की हो रही है। ब्रेडी में लो होगी, टैकी में हाई होगी। अब उसको क्या है, फ्लूइड रिससिटेट करना है, फ्लूइड है जो इंट्रावीनस फ्लूइड है जो एडमिनिस्टर करना है, ORS भी देना है, लेकिन उसके साथ साथ और क्या दिया जाना है बच्चे को, एस्कॉर्बिक एसिड, कोलेकैल्सिफेरॉल, मैग्नीशियम या फिर जिंक। तो यहाँ पर जितने भी लक्षण बताए गए हैं ये सब है रोटा वायरस के, इसके रोटा वायरस के। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए ORS भी दिया जा रहा है, फ्लूइड भी दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो सिम्टम है किसके हैं, रोटा वायरस के। पूरे लक्षण यहाँ पे आपको क्या है बताए गए हैं, रोटा वायरस इन्फेक्शन के। इसमें होता क्या है कि बच्चे को 10-15 बार तक बच्चा क्या करेगा, स्टूल पास करेगा, लूज मोशन होंगे उसको बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर
साथ ही साथ जब यहाँ पर बात की जा रही है कि ORS भी आपने मैनेजमेंट में दिया, IV फ्लूइड भी दिया है, लेकिन आपको यहाँ पर साथ में क्या और देना होगा, आपको साथ में देना होगा जिंक। क्या देना होगा? जिंक। जो पूरी डायरियल एपिसोड के कारण, जो डायरियल एपिसोड के कारण क्या होती है, जो पूरी म्यूकोसल लेयर होती है वो छिल जाती है, तो उसको मैनेज करने के लिए भी, और साथ ही साथ जिंक से होता क्या है कि जो अपकमिंग जो डायरियल एपिसोड है उनके आने के चांसेस कम हो जाते हैं। 23 to 24% तक चांसेस कम हो जाते हैं कि नियर फ्यूचर यदि बच्चा रोटा वायरस के इन्फेक्शन में आता है, उसकी चपेट में आता है, तो उसको ये सभी सिम्टम है जो डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या देंगे, यहाँ पर बच्चे को एडिशनल वे में जिंक दिया जाएगा, क्योंकि रोटा वायरस के लिए कोई भी स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है। इसके लिए सबको पता है वैक्सीन दी जाती है, ओरल वैक्सीन दी जाती है। रोटा वायरस की जो वैक्सीन है कैसी दी जाती है? ओरल वैक्सीन दी जाती है। कितना? 5 ड्रॉप्स। क्या है? 5 ड्रॉप्स यहाँ पे दी जाती हैं। तो यहाँ पर जिंक देने का मतलब क्या होगा कि डायरिया के कारण होने वाली मॉर्टेलिटी रेट को कम करना। क्या? डायरिया के कारण होने वाली मॉर्टेलिटी रेट को क्या करना है? कम करने के लिए जिंक है जो दिया जाता है। मोस्ट ऑफ दी केसेस में यदि ड्यूरेशन पूछे जिंक का कि कितने दिन तक देना है, तो ये होता है 14 डेज। कितना? 14 डेज। क्लियर है? आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया हो। पूरे लक्षण बताए गए हैं रोटा वायरस के घुमा फिरा के। देन आपने ORS भी दिया, IV भी दे दिया बच्चे को। तब बच्चे को आपको क्या देना है? अब यहाँ पे आपको बच्चे को देना है जिंक, ताकि अपकमिंग टाइम में बच्चे को डायरियल एपिसोड से प्रिवेंट किया जा सके। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 21-year-old woman presented to the sexual health clinic with multiple painless lesions over her vulva and perineal area. These were skin colored, mostly smooth papules of less than 5 mm, but with a few raised cauliflower shaped clusters. What human papilloma virus type is most likely to have caused this infection? यहाँ पर 21 साल की लेडी क्लाइंट सेक्सुअल हेल्थ क्लिनिक पर गई है अपनी चेकअप के लिए। उसको मल्टीपल पेनलेस लीजन है वल्वा और पेरिनियल एरिया के यहाँ पर, जो कि सेम एज स्किन के कलर के हैं, बट मोस्टली 5 mm लेस देन 5 mm की रेंज के क्या स्मूथ पैप्यूल्स भी डेवलप हुए हैं, लेकिन कुछ कुछ बढ़ के कलीफ्लावर शेप क्लस्टर जैसे हैं जो दिख रहे हैं। तो यहाँ पर किस HPV वायरस के कारण हुए हैं? HPV1, HPV6, HPV16 या फिर HPV18। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें देखने को मिली हैं, तो ये सभी हुई हैं HPV6 के कारण। इसके कारण ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 6 के कारण यहाँ पर जो कॉलीफ्लावर क्लस्टर शेप में कुछ पेप्यूल्स बढ़ गए हैं वो, और जो पेप्यूल्स हैं वो स्किन के ही कलर के हैं, लेकिन इनकी साइज बड़ी है। तो ये सभी क्या हैं? HPV के लक्षण हैं। HPV के लिए मेन रीज़न क्या होता है? सॉरी, वाइट्स के लिए जो मेन रीज़न क्या होता है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, HPV वायरस। आपको HPV वायरस पूछा जाए तो सर्वाइकल कैंसर के लिए भी HPV मोस्टली रिस्पॉन्सिबल कंसीडर किया जाता है। अब जो यहाँ पे वाइट्स के लक्षण बताए गए हैं, तो इसका HPV की कौन सी क्लास का वायरस होगा? तो होगा HPV6। यहाँ पे देखिए HPV6 और 11 है जो इटियोलॉजिकल एजेंट होते हैं जेनाइटल वार्ड्स के लिए। जो भी लोग सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, सेक्सुअली एक्टिव का मतलब कि आफ्टर 18 ईयर और जितने भी साल के बाद सेक्सुअल एक्टिव होने का मतलब कि इंटरकोर्स करते हैं, तो वो लोग यहाँ पे इस कैटेगरी में आएंगे। तो यहाँ पर उनको बार बार रेस्पिरेटरी पेपिलोमा टाइप का भी देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर यदि सेक्सुअल इन्फेक्शन की बात की जा रही है तो HPV का 6 और 11 नंबर का जो वायरस होगा वो इस जेनाइटल वार्ड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। याद रखें, इन्फेक्शन क्या हुआ है? जेनाइटल वार्ड से, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? HPV6। यदि HPV6 की जगह 11 होता तो आप उसको मार्क कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, 30-year-old preemie gravid client admitted to the labor, delivery, recovery and postpartum unit of local hospital. The physician plans to perform a vaginal examination to determine the status of labor. How can the nurse best prepare to assist with the vaginal examination? क्वेश्चन में देखिए आपको LDRP फुल फॉर्म पूछे तो याद रखना है लेबर, डिलीवरी, रिकवरी एंड पोस्टपार्टम।
लेबर डिलीवरी रिकवरी एंड पोस्टमार्टम यूनिट है। किसी लोकल हॉस्पिटल में 30 साल की महिला क्लाइंट है जो प्रीमी ग्रेविडा है, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट क्लाइंट है, एडमिट हुई है। फिजिशियन प्लान करते हैं कि लेडी का जो पेशेंट है उसका वेजाइनल एग्जामिनेशन किया जाना है। तो एज अ नर्स आप अपने जो फिजिशियन है, जो आपके गायनेकोलॉजिस्ट है, उनको किस तरीके से असिस्ट करेंगे वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए? बाय हैविंग स्टेराइल ग्लव्स अवेलेबल फॉर द एग्जामिनर, बाय प्लेसिंग द क्लाइंट इन द लेफ्ट साइड लाइंग पोजिशन, बाय इंस्ट्रक्टिंग द क्लाइंट टू हाल्ट ब्रीदिंग ड्यूरिंग द एग्जाम, बाय गिविंग द क्लाइंट एन एनिमा बिफोर द एग्जाम। यदि आपकी क्लाइंट लेबर डिलीवरी और रिकवरी पोस्टमार्टम यूनिट में, मतलब लेबर रूम में आके एडमिट हुई है किसी भी हॉस्पिटल में, तो यदि उसका वेजाइनल एग्जामिनेशन किया जाना है, क्या है, वेजाइनल एग्जामिनेशन किया जाना है, तो उसको ओनली लाइंग पोजीशन दी जाएगी या लिथोटॉमी दी जा सकती है, लेकिन साइड लाइंग नहीं देंगे आप। तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन सी में क्या है, हाल्ट ब्रीदिंग ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, आपको आपके क्लाइंट को कहना है कि सांस रोक के नहीं रखना है ना जल्दी जल्दी लेना है। यहाँ पे आप एक शांत और रिलैक्स मोड में रहिए ताकि जो एग्जामिनर है क्या करे, प्रॉपर आपका चेकअप कर सके। ना ही क्लाइंट को एनीमा देना है बिफोर द एग्ज़ाम, क्या है ना, क्लाइंट को एनीमा देना है। यहाँ पर आपको एग्जामिनर के लिए स्टेराइल ग्लव्स अवेलेबल कराना है, क्योंकि जो वेजाइनल फ्लूइड है, जब वेजाइनल एग्जामिनेशन किया जाएगा तो जो वेजाइनल फ्लूइड है वो आपको इन्फेक्शन का, यदि क्लाइंट का पता नहीं है कि कौन सी डिसीज़ है क्या है, तो यहाँ पर पता हो या ना हो आपके पास ग्लव्स होने चाहिए। क्योंकि किसी भी पर्सन में यदि जब आप उसका ब्लड, म्यूकस या फिर कुछ डायरेक्ट है जो आप इस तरीके से एग्जामिनेशन करते हैं जहाँ से आप उसके फ्लूइड कांटेक्ट में आते हैं, तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर पीपीई किट तो होगी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब ओनली वेजाइनल एग्जामिनेशन की बात की जा रही है तो आपके हाथों में ग्लव्स है जो ज़रूर होने चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका कि ग्लव्स है जो अवेलेबल होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर द वेजाइनल एग्जामिनेशन द फिजिशियन इंडिकेट दैट द क्लाइंट इज इन द लेटेंट फेज ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, द प्रोग्रेस नोट इज रिटन इन द क्लाइंट्स एडमिशन रिकॉर्ड। When the nurse review the client admission record, which assessment finding is the most reliable indicator that the client is in true labor phase? तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि वेजाइनल एग्जामिनेशन के बाद क्या है, आफ्टर द वेजाइनल एग्जामिनेशन फिजिशियन इंडिकेट दैट द क्लाइंट इज द इन लेटेंट फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। आपने फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की लेटेंट, एक्टिव और ट्रांजिशनल फेज पढ़ी है, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज की लेटेंट फेज में है आपका क्लाइंट। तो यहाँ पर आप एडमिशन रिकॉर्ड में जो प्रोग्रेस हो रही है लेबर पेन में, उसको आप क्या करते हैं, लिखते हैं। तो एज अ नर्स है जो आप रिव्यू करते हैं, तो मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर क्या होगा कि आपका पेशेंट ट्रू लेबर पेन में है। किस में है, ट्रू लेबर पेन में। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का मतलब होता है कि सर्विक्स क्या हो रही है, डायलेट हो रही है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आने से लेके सर्विक्स के डायलेट होने तक की स्टेज क्या है, फर्स्ट स्टेज। अब यहाँ पर लेटेंट फेज की बात की गई है, किसकी बात की गई है, लेटेंट फेज की बात की गई है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका बताएगा कि पेशेंट सही में ट्रू लेबर पेन में है? कॉन्ट्रैक्शन आर रेगुलर इंक्रीजिंग ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी, कॉन्ट्रैक्शन रेडिएट फ्रॉम द लोअर बैक टू द लोअर एब्डोमेन, ब्लड सो इज प्रेजेंट, सर्विक्स इज डायलेटिंग। तो ट्रू लेबर पेन का फर्स्ट स्टेज में क्या सही साइन होगा? कॉन्ट्रैक्शन है, रेगुलर हो रहे हैं, एक प्रॉपर इंटेंसिटी से आ रहे हैं, बट यहाँ पर यदि सर्विक्स डायलेट नहीं होती है तो ये कॉन्ट्रैक्शन किसी मतलब के नहीं है। कॉन्ट्रैक्शन लोअर बैक टू लोअर एब्डोमेन में जा रहे हैं, तो लोअर बैक एरिया से लेके, लोअर से लेके फ्रंट साइड आएंगे, तो और ब्लड सो भी देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक सही साइन जो बताएगा वो होगा सर्विक्स का डायलेट होना। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में सबसे सही यहाँ पर एज पर ऑप्शन के सही तरीके से, यदि सर्विक्स डायलेशन नहीं होता तब आप इनमें से किसी एक को मार्क कर सकते थे, बट यहाँ पर जब सर्विक्स डायलेटेशन है फर्स्ट स्टेज का, तो पहला फर्स्ट स्टेज में होता क्या है, सर्विक्स है जो डायलेट होगी। क्या होगी? सर्विक्स है जो डायलेट होगी। दूसरे में क्या होगा, बच्चा बाहर आता है, और सर्विक्स कितनी डायलेट होती है पहली स्टेज में, 10 सेंटीमीटर। दूसरे में क्या होगा, बच्चा बाहर आएगा। तीसरी स्टेज में प्लेसेंटा आता है, और चौथी में हम क्लाइंट को आपके ऑब्जर्व करेंगे।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, द क्लाइंट अराइव्स एट द हॉस्पिटल एंड इज एडमिटेड टू द लेबर डिलीवरी रिकवरी एंड पोस्टमार्टम यूनिट. नर्स ऑब्टेन्स द क्लाइंट्स हेल्थ एंड प्रेगनेंसी हिस्ट्री. एज द नर्स कलेक्ट्स द क्लाइंट्स हिस्ट्री, विच क्वेश्चन हैज़ द लोएस्ट प्रायोरिटी. तो यहाँ पर आप बताइए कि यदि आपका क्लाइंट हॉस्पिटल में आया है, लेबर डिलीवरी रिकवरी पोस्टमार्टम रूम LDRP यूनिट में एडमिट हुआ है, तो एज अ नर्स आप उसकी प्रेगनेंसी हिस्ट्री क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं. तो यहाँ पर आप सभी हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, लेकिन लोएस्ट प्रायोरिटी किसको देंगे. लोएस्ट प्रायोरिटी मतलब सबसे कम प्रायोरिटी किसको देंगे आप. यदि आपकी क्लाइंट लेबर रूम में आके एडमिट हुई है, प्रेगनेंसी हेल्थ हिस्ट्री कलेक्ट की जा रही है, सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी किसको देंगे. व्हेन डिड यू लास्ट ईट, हैव यू एवर हैड एन एनीमा, व्हेन डिड योर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स, व्हेन इज योर बेबी ड्यू. सबसे कम प्रायोरिटी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा आपका. ड्यू डेट तो पूछी जाती है, क्यों पूछी जाती है कि आपका LMP कब रहा और डिलीवरी कब होने वाली है, तो वो तो ड्यू डेट पूछेंगे. कॉन्ट्रैक्शन कब से आना स्टार्ट हुए ये भी पूछेंगे, मतलब आपको दर्द कब से स्टार्ट हो रहा है, कब से फील हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं. आपने लास्ट टाइम कब खाया था, खाने के लिए इसलिए पूछा जा रहा है कि इनकेस क्लाइंट को एडमिट किया जाता है और एनेस्थीसिया वगैरह दिया जाना होता है तो जनरली नील पर ओरल रखा जाता है, तो इसलिए आप खाने के लिए भी पूछेंगे कि आपने लास्ट टाइम कब खाया था. यहाँ पर लेकिन हैव यू एवर हैड एन एनीमा, ये आपका सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी क्वेश्चन होगा. क्या होगा सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी क्वेश्चन क्या होगा, हैव यू एवर हैड एन एनीमा. क्या है, हैव यू एवर हैड एन एनीमा. बाकी खाने की हिस्ट्री आपको पूछ लेनी है. खाने की इसलिए पूछना है कि एनेस्थीसिया वगैरह दिया जाएगा तो पता रहे कॉन्ट्रैक्शन कब से आ रहा है, ड्यू डेट कब है, या फिर आपको कुछ ब्लड या लीकेज हो रहा है तो ये कब से हो रहा है, कितने टाइम से हो रहा है, कितने वीक आपको हो गए हैं प्रेगनेंसी को, तो वो सब चीज़ें आपको पूछना है. लेकिन लोएस्ट प्रायोरिटी क्या होगी आपकी, व्हेन डिड यू लास्ट ईट. नेक्स्ट इज द क्लाइंट इन्फॉर्म्स द नर्स अबाउट अ प्रीवियस एडमिशन टू द यूनिट 3 days ago with false labor. Which assessment made by the client indicate a characteristic of Braxton Hicks contraction? ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर कौन सा है जो पॉइंट बताएगा. क्लाइंट यहाँ पर क्या है, क्लाइंट इन्फॉर्म्स द नर्स अबाउट अ प्रीवियस एडमिशन टू द यूनिट 3 days ago. फॉल्स लेबर पेन के लिए क्लाइंट है जो एडमिट हुआ है. यहाँ पर आप बताइए कि ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या पॉइंट सही होगा. द कॉन्ट्रैक्शन आर लेस स्ट्रॉन्ग व्हेन आई वॉक, द कॉन्ट्रैक्शन आर रेगुलर एंड आई कैन टाइम देन, द कॉन्ट्रैक्शन गेट स्ट्रॉन्गर नो मैटर वॉट आई एम डूइंग, द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट इन माई लोअर बैक. तो यहाँ पर आपको सभी ट्रू लेबर पेन के साइन है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई एक पहचानना है जो फॉल्स लेबर का है, जिसको हम ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन की कैटेगरी में रख सकते हैं. तो जब भी ट्रू लेबर पेन का आना स्टार्ट होता है, सही लेबर पेन आते हैं तो वो हमेशा लोअर बैक से स्टार्ट होते हैं. और चाहे आप खा लो, पी लो, सो लो, लेट जाओ, कुछ भी कर लो, वॉक कर लो, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्शन के रेगुलर होने के साथ साथ धीरे धीरे उनकी इंटेंसिटी, फ्रिक्वेंसी दोनों क्या होगी, बढ़ती जाएगी. तो ऐसे ही यहाँ पे कहा है, तो ये ट्रू लेबर पेन का हो गया आपका. क्या है आपका, तो ये भी ट्रू लेबर पेन का हो गया. दूसरे में भी कॉन्ट्रैक्शन क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, तो ये भी आपका ट्रू लेबर पेन है. फिर द कॉन्ट्रैक्शन आर रेगुलर होते जा रहे हैं, मतलब आपके बढ़ते ही जा रहे हैं. लेकिन यहाँ पर जब आप वॉक करते हैं तो आपके कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाए, लेस स्ट्रॉन्ग हो जाए, मतलब कम हो जाए या लेट जाए तो ठीक हो जाए, वो आपका क्या होगा, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन. क्लियर. अगला क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस द नर्स ऑब्टेन्स द क्लाइंट्स वाइटल साइंस, वेयर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम टू टेक द क्लाइंट ब्लड प्रेशर. तो एडमिशन के टाइम पर आपके क्लाइंट का, आप एडमिशन के टाइम पर यदि BP चेक करना चाह रहे हैं तो सही टाइम क्या होगा. आफ्टर अ कॉन्ट्रैक्शन बिफोर द नेक्स्ट वन बिगन्स, एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बिफोर इट इज कंप्लीट, एट द ऑनसेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन बिफोर इट्स पीक इंटेंसिटी, मिडवे इन द कॉन्ट्रैक्शन व्हेन इट इज एट इट्स ग्रेटेस्ट इंटेंसिटी. तो यदि कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, पेशेंट फर्स्ट स्टेज में है, लेबर की कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, लेकिन आपको उसका BP चेक करना है, तो आप कब करेंगे. पहले ऑप्शन में क्या कहा गया, आफ्टर अ कॉन्ट्रैक्शन बिफोर द नेक्स्ट वन बिगन.
पहले ऑप्शन में कहा है कि एक कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म होता है लेकिन दूसरे आने के पहले, मतलब जो बीच का टाइम है पहला ख़त्म हुआ उसके बीच का जो टाइम है उसमें चेक करना है, लेकिन नेक्स्ट के आने के पहले। दूसरे में कहा है एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बिफोर इट इज़ कंप्लीट, कॉन्ट्रैक्शन आने के बाद लेकिन वो कंप्लीट ना हो पाए उसके पहले। फिर है कि जब इंटेंसिटी क्या हो, जब दर्द बहुत ज़्यादा हो और कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो उस टाइम पर, या फिर ग्रेटेस्ट इंटेंसिटी में हो मिडवे में तब। तो यहाँ पर जब यदि ग्रेटेस्ट में हो या फिर एंड में हो या कंप्लीट में हो, इस दौरान बीपी चेक करते हैं तो बीपी फ्लक्चुएट हो सकता है क्योंकि इस दौरान प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन जब एक कॉन्ट्रैक्शन आफ्टर अ कॉन्ट्रैक्शन बिफोर द नेक्स्ट वन, एक ख़त्म हुआ है दूसरे आने के पहले का जो ड्यूरेशन है, पहले आने का ड्यूरेशन, उस दौरान आप बीपी है जो चेक कर सकते हैं। एक आपके लिए अप्रोप्रिएट टाइमिंग होगी। ऐसा मैंने कहा कि एक ख़त्म हुआ लेकिन दूसरा क्या है, दूसरा कंप्लीट नहीं हो पाया उस दौरान लेते तो भी आपकी बीपी रीडिंग है जो क्या होगी, फ्लक्चुएट आ सकती है। तो यहाँ पे क्या करना है, आफ्टर अ कॉन्ट्रैक्शन बिफोर द नेक्स्ट वन बिगन। नेक्स्ट वन, 29-year-old multiparous client who has had an uneventful healthy pregnancy is admitted to the hospital. The physician informs the client that the active phase of the first stage of labor is in progress. The record also shows that the full-term baby is in the left occipital-posterior position when the fetus is in LOP, left occipital-posterior position. विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। क्वेश्चन में देखिए कहा गया है 29 साल की मल्टीपेरस क्लाइंट है, मतलब इसके पहले भी उसने कई बार प्रेगनेंसी कंसीव की है, लेकिन उसकी ये क्या है, अनवांटेड टाइप की प्रेगनेंसी हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट हुई है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन उसको आ रहे हैं, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की एक्टिव फेज में है, बच्चा फुली टर्म में मतलब 37 हफ्ते कंप्लीट कर गया है, लेकिन लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन में है। किसमें, लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन में है। जब फीटस लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन में होगा तो एज अ नर्स आपका इंटरवेंशन क्या होगा, असिस्टिंग द क्लाइंट टू द नी चेस्ट पोजीशन टू रिलीव बैक पेन, प्लेसिंग द क्लाइंट इन ट्रेंडलाइन पोजीशन टू प्रिवेंट कॉर्ड प्रोलैप्स, या फिर असिस्टिंग विथ प्रिपरेशन ऑफ इक्विपमेंट फॉर प्रेसिपिटस डिलीवरी, या फिर हैविंग द क्लाइंट वॉइड फ्रिक्वेंटली टू मिनिमाइज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द यूट्रस। मल्टीपेरस क्लाइंट है, क्या है, मल्टीपेरस क्लाइंट है आपकी, फर्स्ट एक्टिव फेज में है, फर्स्ट स्टेज की एक्टिव फेज में है, फुल टर्म है, 37 हफ्ते कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन फुल टर्म बेबी की जो पोजीशन है वो क्या है, लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन में है। तो एलओपी में एज अ नर्सिंग आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर असिस्टिंग द क्लाइंट टू नी चेस्ट पोजीशन टू रिलीव बैक पेन, यहाँ पर आप क्या पेशेंट को आपके नी चेस्ट पोजीशन में बैठने के लिए कहेंगे कि आपको इससे क्या होगा, बैक पेन में रिलीफ मिलेगा। दूसरे में ट्रेंड लाइन वर्क पोजीशन देंगे कॉर्ड प्रोलैप्स के लिए, या फिर यहाँ पर आप उसको प्रेसिपिटस डिलीवरी का मतलब होता है कि जब फर्स्ट और सेकंड स्टेज ऑफ लेबर कितना हो जाए, 2 घंटे से कम में ही बच्चे की डिलीवरी हो जाए, तीनों स्टेज कंबाइंड होके 2 घंटे से कम में हो जाए। लेकिन यदि बच्चा एलओपी में है, क्या है, लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन में है, तो यहाँ पर प्रेसिपिटेट डिलीवरी होने के चांसेस है जो कम हो जाते हैं, यहाँ पर प्रोलॉन्ग लेबर होगा। यहाँ पर बच्चा जब एलओपी पोजीशन में है तो प्रेसिपिटेट डिलीवरी होने के चांसेस नहीं होंगे, प्रोलॉन्ग्ड होगा, जो नॉर्मल लेबर के कंपेयर में समय क्या लगेगा, थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, तो वो कहलाता है प्रोलॉन्ग्ड लेबर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी नहीं होगा। फिर है हैविंग द क्लाइंट वॉइड फ्रिक्वेंटली टू मिनिमाइज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द यूट्रस, तो यहाँ पर आप बार बार है जो पेशेंट को बार बार है जो यूरिन पास करने के लिए नहीं कहेंगे। यदि यहाँ पर बार बार यूरिन के लिए आप पास आउट करने के लिए कहते हैं तो यहाँ पर पेशेंट को बार बार बैक साइड लेटने के लिए भी आप अवॉइड करने को कह सकते हैं, क्योंकि इससे पेशेंट को बैक पेन होने का रिस्क ज़्यादा होगा। और आपके जो यूट्रस है उस पर उसके कारण है जो यूट्रस के कारण जो आर्टरीज उन पर भी प्रेशर पड़ेगा, इसलिए आप उसको बार बार ये करने को नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या कहना है अपने क्लाइंट को कि आप
नीचेस्ट पोजीशन यूज़ कीजिए ताकि आपको बैक पेन में क्या हो, रिलीफ हो सके। क्या हो, बैक पेन में आपको है जो रिलीफ हो। क्लियर? क्योंकि जब भी एंटीरियर में, जब बच्चा एंटीरियर हो, लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर की जगह एंटीरियर में हो, तब बैक पेन होने के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। लेकिन जब फीटस कैसा प्रेजेंट हो, पोस्टीरियर में हो, तो क्लाइंट को बैक पेन और डिस्कम्फर्ट ज़्यादा होता है, जिसके कारण मैटरनल लेसरेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और बच्चा डिलीवरी के पहले रोटेट नहीं हो पाता। इसीलिए आप क्लाइंट को क्या करने के लिए कहेंगे कि आप नीचेस्ट पोजीशन है जो इस्तेमाल कर सकते हैं, बैठ सकते हैं इसमें। नेक्स्ट वन, टू प्रिवेंट डिस्टेंशन ऑफ द क्लाइंट्स ब्लैडर ड्यूरिंग द एक्टिव फेज ऑफ लेबर विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो यहाँ पर कहा गया है कि प्रिवेंट डिस्टेंशन ऑफ द क्लाइंट्स ब्लैडर। तो यहाँ पर एक्टिव फेज में है, मतलब पहली स्टेज में है ये, तो आप एज अ नर्स क्या करेंगे, इंस्ट्रक्टिंग द क्लाइंट टू लिमिट फ्लूइड इनटेक, decreasing the rate of IV infusion, offering solid food instead of liquid, encouraging the client to void every 2 hours। यदि ब्लैडर डिस्टेंशन को प्रिवेंट करना है आपको, तो आप अपने क्लाइंट को क्या कह सकते हैं कि आप हर 2 घंटे में यूरिन है जो पास करते रहिए, ताकि आपको ब्लैडर में डिस्कम्फर्ट भी फील नहीं होगा और आपको अच्छा भी फील होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, encouraging the client to void every 2 hours। नेक्स्ट वन इज during the latent phase of first stage of labor, how often should the nurse plan to assess the fetal heart rate। क्वेश्चन ध्यान से देखें, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि पहली स्टेज है लेबर की, लेकिन फेज होती हैं। मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में जो फेज होती हैं क्या है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में टोटल 3 फेज होती हैं, लेटेंट, एक्टिव और ट्रांजिशनल फेज। तो यहाँ पर जब तीनों फेज होंगी, तो लेटेंट मतलब शुरुआती फेज, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन कैसे आते हैं, स्लो आते हैं। कैसे आएंगे, स्लो आएंगे। तो यहाँ पर यदि आपको कहा गया है कि आप फीटल हार्ट रेट कितने टाइम में चेक करेंगे, फीटल हार्ट रेट आप कितने टाइम में चेक करेंगे, तो यहाँ पर यदि लेटेंट की हम बात करें, क्या है, लेटेंट की बात करें, तो इसमें सर्विक्स डायलेट होती है 0 से 3 सेंटीमीटर। क्या है, सर्विक्स का यहाँ पर एक क्या है, डायलेटेशन है 0 to 3 सेंटीमीटर। इसमें यहाँ पर जनरली ये कितने चलती है, 6 से 8 घंटे तक चलेगी। फिर आपकी सेकंड में आती है एक्टिव। क्या है, एक्टिव, जिसमें 4 to 7 सेंटीमीटर क्या होगी, सर्विक्स है जो डायलेटेशन देखने को मिलेगा सर्विक्स का। और जो जनरली यदि प्रीमी पैरा है, मतलब पहली बार प्रेगनेंसी है, तो 4.5 घंटे, मल्टी है तो 2 और 2.5 घंटे में। फिर आपकी आती है ट्रांजिशनल। क्या है, ट्रांजिशनल मतलब इसमें इतने फास्ट कॉन्ट्रैक्शन आते हैं और इसमें सर्विक्स है जो 7 to 10 सेंटीमीटर तक क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है। तो ये तीनों फेज हो गई। अब यहाँ पे लेटेंट फेज की बात की गई है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की लेटेंट फेज की बात की गई है। तो आप यहाँ पर कितने टाइम में FHR चेक करेंगे, 5 to 10 मिनट, 15 मिनट में, 15 से 30 मिनट, 30 से 60 मिनट या 60 से 90 मिनट में। तो लेटेंट फेज मतलब फर्स्ट है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन स्लो आएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको फीटल हार्ट रेट चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी कितने में, हर 30 मिनट से लेके 60 मिनट में, मतलब 30 मिनट से लेके 1 घंटे के अंदर आप यहाँ पे FHR को चेक कर सकते हैं। क्लियर। लेकिन यदि जब यही बात की जाती एक्टिव फेज में, किसमें, एक्टिव फेज में चेक करने की, तब यहाँ पर एवरी 15 मिनट्स क्या है, आपको एवरी 15 मिनट्स है जो क्या चेक करना था, FHR चेक करना था। यदि यही चीज़ ट्रांजिशनल फेज में कही जाती तो 5 मिनट में, कितने में, हर 5 मिनट में चेक करना था। तो यहाँ पर यदि आपको जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, तो यहाँ से आप समझिए, यदि आपको यहाँ पर क्या कह दिया जाए कि ये ट्रांजिशनल है तो 5 मिनट में, लेटेंट है मतलब 30 से 60 मिनट में, और एक्टिव है मतलब 15 मिनट में। क्या है, यहाँ पर एक्टिव है तो 15 मिनट में, याद रखिए आप। होता है तो हम लोग क्या, बुंदेलखंड में एक जो पैर है, पैर को लात भी कहते हैं, तो इससे भी याद रख सकते हैं, LAT। क्या है, LAT मतलब L मतलब पहले आ गया, फिर A और फिर T। नेक्स्ट वन इज
The preemie gravid client tells the nurse, I plan to have an epidural for pain management and ask the nurse, when can I expect to receive it? An epidural is best performed when the client is how many centimeter dilated? आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एपिड्यूरल क्या है। एपिड्यूरल का मतलब होता है ड्यूरिंग द लेबर आपको पेन क्या हो, कम फील हो, पेन क्या हो, कम फील हो। इसलिए नाउअडेज है जो हॉस्पिटल में जब भी क्लाइंट जाते हैं तो वहाँ पे उनको पहले से ही पूरी प्रोसेस बता दी जाती है कि यदि आपको नॉर्मल लेबर होता है इन केस और लेबर पेन वगैरह आते हैं तो लेबर पेन को मिनिमाइज़ करने के लिए आप एपिड्यूरल है जो ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्लाइंट आपकी बताती है नर्स को कि उन्होंने प्लान किया है कि एपिड्यूरल दिया जाएगा पेन मैनेजमेंट के लिए। तो वो नर्स से पूछती है कि मुझे एपिड्यूरल कब दिया जाएगा। तो एज ए नर्स आपको पता होना चाहिए कि सर्विक्स कितने सेंटीमीटर डायलेट हो जाए तब एपिड्यूरल देंगे। 3 से 4 सेंटीमीटर में, 5 से 6 सेंटीमीटर, 7 to 8 सेंटीमीटर और 9 to 10 सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर ये कब दिया जाएगा? यदि प्रीमी ग्रेविडा क्लाइंट है, पहली बार प्रेगनेंसी है उसकी, जनरली ये 5 से 6 सेंटीमीटर में दिया जाएगा। यदि 7 से 8 और 9 से 10 के बीच में देते हैं, आप यहाँ पे क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। एपिड्यूरल दिया जा रहा पेन मैनेजमेंट के लिए, लेकिन यहाँ पर यदि 3 से 4 देते हैं तो 3 से 4 सेंटीमीटर में उतना ज़्यादा लेबर पेन नहीं आता है, उतना ज़्यादा लेबर पेन नहीं आता है और एपिड्यूरल का असर भी कम हो सकता है यदि प्रोलॉन्ग लेबर चलता है तब। 7 से 8 देते हैं तो इस दौरान इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, फिर कुछ मतलब ही नहीं है एपिड्यूरल देने का। 9 से 10 में तो पूरा कंप्लीट सर्विक्स डायलेट हो जाती है। तो यहाँ पर प्रीमी ग्रेविडा में दिया जाएगा कितना, 5 से 6 सेंटीमीटर डायलेटेशन में। यदि क्लाइंट आपकी क्या है, मल्टी ग्रेविडा है, क्या है, मल्टी ग्रेविडा है, तो जब सर्विक्स 3 to 4 सेंटीमीटर डायलेट हो तब दिया जाएगा। इसमें मल्टी ग्रेविडा में 3 से 4 सेंटीमीटर, लेकिन प्रीमी है तो 5 से 6 में दिया जा रहा है। क्योंकि मल्टी ग्रेविडा में क्या होगा, 3 से 4 सेंटीमीटर यदि सर्विक्स डायलेट हो गई तो क्योंकि प्रीवियस प्रेगनेंसी और प्रीवियस डिलीवरी के कारण उनकी जो मसल्स है एज़ कम्पेयर टू प्रीमी के क्या है, फ्लेक्सिबल है, स्ट्रेचेबल है। बट प्रीमी ग्रेविडा में ऐसा नहीं है। तो जब 5 से 6 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेट होगी उस दौरान एपिड्यूरल है जो दिया जाएगा। नेक्स्ट वन इज रजिस्टर्ड नर्स परफॉर्म अ वेजाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द क्लाइंट। नर्स डिटरमाइन दैट द लेबर इज प्रोग्रेसिंग एंड द सर्विक्स इज डायलेटेड 6 सेंटीमीटर। When assessing the frequency and duration of the client's contraction during this phase of labor, nurse expect to find that the contraction are occurring every 3 to 5 minutes, lasting up to how many seconds? क्वेश्चन देखें कि एक रजिस्टर्ड नर्स है, वेजाइनल एग्जामिनेशन परफॉर्म कर रही है, तो प्रोग्रेस में है लेबर, सर्विक्स कितनी डायलेट हो गई है, 6 सेंटीमीटर। कितनी डायलेट है सर्विक्स, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है। जब वो फ्रिक्वेंसी ड्यूरेशन है जो असिस्ट करती है कॉन्ट्रैक्शन का, तो यहाँ पर एज अ नर्स आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यदि कॉन्ट्रैक्शन 3 से 5 मिनट में आ रहे हैं तो ये कितने सेकेंड्स तक चलेंगे, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड या 90 सेकेंड तक। तो यहाँ पर जनरली जब कॉन्ट्रैक्शन 3 से 5 मिनट में आ रहे हैं, 3 से 5 मिनट में आ रहा है मतलब किस फेज़ में है क्लाइंट आपकी, एक्टिव फेज़ में। इसमें एक्टिव फेज में, लेटेंट फेज हमने पढ़ ली है, लेटेंट के बाद की होती है एक्टिव और लास्ट में आती है ट्रांजिशनल। तो ये 3 से 5 मिनट में आ रहा है मतलब क्या है, ये आ रहे हैं आपके कितने सेकेंड्स के लिए, लास्टिंग अप टू हाउ मैनी सेकेंड, दैट इज फॉर 60 सेकेंड। 3 से 5 मिनट में आ रहे हैं मतलब ये क्या है, यहाँ पर एक्टिव फेज है। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, ये क्या है, यहाँ पर एक्टिव फेज है लेबर की। कौन सी फेज है, एक्टिव फेज है। तो यहाँ पर एक्टिव फेज है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की क्या है, एक्टिव फेज है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की एक्टिव फेज में कॉन्ट्रैक्शन कितने होंगे, 3 से 5 मिनट में आते हैं तो ये 60 सेकेंड्स तक के लिए हो सकते हैं। लेकिन जब यही कॉन्ट्रैक्शन क्या है, यही कॉन्ट्रैक्शन आते हैं आपके, कितने आते हैं, यही कॉन्ट्रैक्शन आते हैं किसमें, आपकी लेटेंट फेज में। किसमें आएंगे, लेटेंट फेज में। तो ये होते हैं जनरली आपके कितने, 30 सेकेंड के। ये लेटेंट में आएंगे तो 30 सेकेंड्स के होंगे।
हाँ, क्योंकि ये थोड़ा लेट आएंगे। लेटेंट में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन स्लोली आते हैं, क्या होंगे, स्लोली आते हैं और ये कम टाइम के लिए होते हैं। तो ये यहाँ पर आपका क्या होगा, ये होंगे आपके लेटेंट के 30 सेकंड में और एक्टिव में कितना 60 में। और यदि ट्रांजिशनल की बात करी जाए, किसकी बात करें हम, ट्रांजिशनल की, तो ये जनरली जाते हैं 90 सेकंड तक। मतलब कंटिन्यू लगेगा कि अब तो बच्चा बाहर आने ही वाला है, बच्चा बाहर आने ही वाला है। तो यहाँ पर ट्रांजिशनल में लॉन्ग ड्यूरेशन में रहेंगे, लेटेंट में 30 में रहेंगे। पहले 30, 60, 90 ऐसे याद रखें तो ज़्यादा बेस्ट होगा, 30, 60, 90। नेक्स्ट वन इज labor has progressed and the client enters the transitional phase of the first stage of labor. Which assessment finding can the nurse expect to observe during this phase? तो यहाँ पर लेबर प्रोग्रेस में है, क्लाइंट है जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की ट्रांजिशनल फेज में, मतलब लास्ट फेज में फर्स्ट स्टेज की, तो कौन सी फाइंडिंग बताएगी कि ये फेज है जो ख़त्म होने को है। सर्विक्स डायलेटेड टू 10 सेंटीमीटर, क्राउनिंग ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट, इंक्रीज ब्लड सो, कॉन्ट्रैक्शन लास्टिंग अप टू 60 सेकेंड। तो हमने जस्ट अभी पढ़ा कि जो यहाँ पर ट्रांजिशनल फेज होती है, कॉन्ट्रैक्शन कितने होते हैं 90 सेकेंड के, तो लास्ट ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। फिर ब्लड शो देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ट्रांजिशनल फेज में जो सर्विक्स 7 से 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होती है, तो ब्लड शो बहुत ज़्यादा होगा। क्राउनिंग प्रेजेंटिंग पार्ट होती है सेकेंड में, तो ये नहीं होगा। सर्विक्स डायलेट इसी स्टेज में होगी, लेकिन यहाँ पर बेस्ट फाइंडिंग क्या होगी इस फेज को ऑब्जर्व करने की, ब्लडी शो है जो ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्या है, गस्ट ऑफ वेजाइन, ब्लड है यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। सर्वाइकल कैप लग जाता है प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद, तो वही कैप ओपन हो जाता है इस दौरान, तो यहाँ पर क्या होगा आपका इंक्रीज ब्लडी शो। नेक्स्ट वन, Which nursing action is best for meeting the client's need during the transitional phase? तो यहाँ पर एज अ नर्स सबसे बेस्ट एक्शन आपका क्या होगा ट्रांजिशनल फेज में, इनकरेजिंग द क्लाइंट टू एमुलेट, प्राइजिंग द क्लाइंट फ्रिक्वेंटली, इंस्ट्रक्टिंग द क्लाइंट टू पुश विथ ईच कॉन्ट्रैक्शन, मसाजिंग द क्लाइंट बैक बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन। मरीज आपका, पेशेंट आपका ट्रांजिशनल फेज में, मतलब लास्ट फेज में जो कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, सर्विक्स फुली डायलेट होने वाली है इस फेज में आपकी, तो यहाँ पर क्लाइंट को एमुलेट करने को कहेंगे, बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। यहाँ पर क्लाइंट को पुश करने के लिए कहेंगे हर एक, उसके बाद तो ये भी नहीं आपको करना है। मसाज करना है क्लाइंट्स के बैक में, बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे तो करना है। यहाँ पे फंडल मसाज की जाएगी, बैक मसाज क्यों करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन डी है, सी है और ए है, तीनों नहीं होंगे, आपका आंसर होगा क्या, प्राइजिंग द क्लाइंट्स फ्रिक्वेंटली। आपको अपने क्लाइंट को क्या करना है, एक तरीके से उसको मेंटली सपोर्ट करना है, उसको बार बार कहना है कि यस आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बस थोड़ा सा और पुश कीजिए। लेकिन क्लाइंट को आप यहाँ पर हर एक कॉन्ट्रैक्शन में पुश करने को एडवाइस नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि इस दौरान यदि इस दौरान क्लाइंट ने अपनी फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके की विल पावर खो दी तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको अपने क्लाइंट को क्या करना है, बस थोड़ा सा और करके कर देना है। नेक्स्ट वन, टू करेक्टली असेस द ड्यूरेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्शन, नर्स काउंट द टाइम बिटवीन विच इंटरवल। तो यहाँ पर यदि आप कॉन्ट्रैक्शन को क्या कर रहे हैं, एक प्रॉपर तरीके से चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर एज अ नर्स आप कौन सा टाइम है जो चेक करेंगे, द बिगिनिंग ऑफ वन कॉन्ट्रैक्शन, एंड ऑफ द सेम कॉन्ट्रैक्शन, एंड ऑफ द वन कॉन्ट्रैक्शन एंड द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट, बिगिनिंग ऑफ द वन एंड एंड ऑफ द नेक्स्ट, या फिर बिगिनिंग ऑफ द वन और बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट। ऑप्शन देखिए कितना कंफ्यूजिंग है आपको। पहले में क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, दूसरा सेम कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, एंड होता है। तो दूसरे में है कि पहला एंड होता है और दूसरा शुरू होता है, फिर पहला स्टार्ट होता है और नेक्स्ट है जो एंड होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर सही तरीके से आप कैसे असेस करेंगे कॉन्ट्रैक्शन का जो ड्यूरेशन है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन सही से आ रहे हैं या नहीं, तो ड्यूरेशन आप है जो कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट तरीका होगा कि एक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है एंड द एंड ऑफ द सेम कॉन्ट्रैक्शन, वही एक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ और वही कितने टाइम के बाद एंड हो गया, वो ड्यूरेशन यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। ये आपके लिए बेस्ट टाइम रहने वाला है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, बिगिनिंग ऑफ द वन कॉन्ट्रैक्शन एंड द एंड ऑफ द सेम कॉन्ट्रैक्शन। उससे आप पता कर सकते हैं कि कितने
ड्यूरेशन में 30 सेकंड रहा है, 60 सेकंड रहा है, 90 सेकंड रहा है, तो ये चीज़ें यहाँ पे आप पता कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वन, विच मेथड रिप्रेजेंट द मोस्ट एक्यूरेट टेक्निक टू यूज़ व्हेन असेसिंग द क्लाइंट्स कॉन्ट्रैक्शन। तो कौन सी मेथड है जो सबसे एक एक्यूरेट टेक्निक बताती है कि क्लाइंट के कॉन्ट्रैक्शन कैसे आ रहे हैं। प्लेस द हैंड ओवर द फंडस ऑफ द यूट्रस which is located just above the umbilicus. Place the hand over the inferior portion of the uterus which is located just above the umbilicus. Place the hand over the fundus of the uterus which is located midway between the umbilicus and the symphysis pubis. या फिर place the hand over the inferior portion of the uterus which is located midway between the umbilicus and symphysis pubis. तो मैं आपको बता दूं कि कॉन्ट्रैक्शन कब असिस्ट किए जाएंगे, जब आपकी लेडी फुली टर्म होगी या 37 हफ्ते 36 हफ्ते की प्रेगनेंसी में होगी। तो इस दौरान सिम्फाइसिस प्यूबिस और अम्बलाइकस के यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्शन पता नहीं चलेंगे। तो अब आपका ऑप्शन सी और डी तो गया, सी और डी गया। अब आपका बचता है बी, प्लेस द हैंड ओवर द इंफीरियर पोर्शन ऑफ द यूट्रस। तो यहाँ पर भी फील नहीं होंगे जस्ट अबव द अम्बलाइकस, बट यहाँ पर प्लेस द हैंड ओवर द फंडस ऑफ द यूट्रस, जो कि अम्बलाइकस के ऊपर है जो रहेगा, अम्बलाइकस के ऊपर है जो, इस दौरान आपको क्या है जो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन चेक कर पाएंगे आप। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लेस द हैंड ओवर द फंडस ऑफ द यूट्रस विच इज लोकेटेड जस्ट अबव द अम्बलाइकस। एक सबसे अच्छी टेक्निक है क्योंकि सिम्फाइसिस प्यूबिस और अम्बलाइकस के यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन का पता नहीं चलेगा। कॉन्ट्रैक्शन चेक कब किए जाएंगे, जब लेडी का जो फुल टर्म हो जाएगा या लेबर पेन आ रहे होंगे उस दौरान। नेक्स्ट वन, Client tells the nurse, I think my membrane have ruptured. The nurse performs a nitrogen test and confirms that the membrane have ruptured. Which test result indicate that the membrane have ruptured? यहाँ पर एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, इस टेस्ट का नाम है क्या, नाइट्रोजन टेस्ट। एक क्लाइंट आपकी कहती है आके कि मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है, उसको लग रहा है कि मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है। तो यहाँ पर उसको कंफर्म करने के लिए कि रियल में मेम्ब्रेन रप्चर हुई है, क्या करेंगे, तो यहाँ पर नाइट्रोजन टेस्ट किया गया। अब इस टेस्ट की वैल्यू क्या बताएगी कि पता चलेगा कि यस रियल में मेम्ब्रेन रप्चर हुई है, कि ये यूरिन लीक हो रहा है, कि ये वेजाइनल फ्लूइड है क्या है, कि एमनियोटिक फ्लूइड है। तो यहाँ पर इन सबको चेक करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है, वो होता है नाइट्रोजन टेस्ट। ऑप्शन में है यहाँ पर टेस्ट स्ट्रिप्टन्स ब्लू, टेस्ट स्ट्रिप्टन्स येलो, टेस्ट स्ट्रिप्टन्स रेड या टेस्ट स्ट्रिप्टन्स ग्रीन। तो यहाँ पे मैं बता दूँ जो नाइट्रोजन टेस्ट है ये जो वेजाइनल एरिया का जो स्पेसिमेन है वो कलेक्ट करके किया जाएगा। यदि इनकेस मेम्ब्रेन रप्चर हुई होगी तो टेस्ट करते हैं नाइट्रोजन टेस्ट एक स्ट्रिप के ऊपर, तो यहाँ पर स्ट्रिप कैसी हो जाएगी, ब्लू कलर की हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, ब्लू कलर की हो जाएगी, क्योंकि वेजाइनल यदि वेजाइना के यहाँ का जो भी मटेरियल है, जो भी म्यूकस है, जो भी चीज़ें हैं तो कैसी होती हैं, एसिडिक होंगी। कैसी होंगी, एसिडिक वे में होंगी। तो यहाँ पर ब्लू नहीं होंगी। यदि एल्कलाइन नेचर होता है, एमनियोटिक फ्लूइड का नेचर कैसा होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है, तो ये स्ट्रिप कैसी हो जाएगी, ब्लू कलर की हो जाएगी। और यहाँ पर यदि फॉल्स रिजल्ट आता है तो जनरली यहाँ पर येलो हो सकती है या ग्रीन हो सकती है। तो ये जनरली फॉल्स आता है, मतलब यूरिन होगा, ब्लड होगा, सीमेन होगा, या कुछ ट्राइकोमोनियासिस इन्फेक्शन होगा, या कुछ और अदर प्रॉब्लम होगी। लेकिन यदि एमनियोटिक फ्लूइड लीक हो रहा होगा तो ये जो स्ट्रिप है कैसी होगी, ब्लू कलर की हो जाएगी। इसको कहते हैं नाइट्रोजन पेपर टेस्ट। इससे पता चलता है कि ये जनरली यूज़ किया जाता है यदि प्रीटर्म डिलीवरी होने वाली हो। क्या है, प्रीटर्म डिलीवरी होने वाली हो तो उस दौरान चेक किया जाता है कि रियल में फ्लूइड लीक होना स्टार्ट हुआ है या नहीं। यहाँ पर यदि नाइट्रोजन टेस्ट आपको स्ट्रिप पूछें तो ब्लू कलर बताना है कि एमनियोटिक फ्लूइड है, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड का नेचर कैसा होता है, एल्कलाइन नेचर रहेगा। और यदि वेजाइनल फ्लूइड होगा, सीमेन वगैरह होगा तो यहाँ पे स्ट्रिप कैसी हो जाएगी, येलो हो सकती है, ग्रीन हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम नॉट फाउंड इन द एब्डोमिनल कैविटी। अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़े से 2-4 क्वेश्चन आपको अलग होंगे। तो यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा हिस्सा है जो एब्डोमिनल कैविटी में नहीं होता है। ऑप्शन में है आपका क्या, लीवर, बाइल डक्ट्स,
रेक्टम या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आपने पढ़ा है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पढ़ा है, तो इसके जो ऑर्गन स्टार्ट होते हैं मुंह से लेकर रेक्टल एरिया तक जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा पार्ट है जो एब्डोमिनल कैविटी में नहीं होगा? लीवर, बाइल डक्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन। जो एब्डोमिनल एरिया है यहाँ पे, थोरेसिक जो एरिया होता है वहाँ पे क्या होते हैं आपके लंग्स, हार्ट कवर हो जाएंगे। एब्डोमिनल एरिया में आपका लीवर आ जाएगा, डक्ट, बाइल डक्ट्स हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएंगी, पेंक्रियाज हो जाएंगी, लार्ज इंटेस्टाइन हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर रेक्टम एरिया है जो कहाँ पे होता है? पेल्विक कैविटी में। याद रखें यहाँ पर रेक्टम एरिया है कहाँ पे होता है? पेल्विक कैविटी में। किस में रहेगा? पेल्विक कैविटी में, ये एब्डोमिनल कैविटी में नहीं होता है। ये देखिए यहाँ पर रेक्टम है जनरली पेल्विक कैविटी में होता है, जो कि यहाँ पर सबसे बड़ी वेंट्रल कैविटी है। ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जो सबसे लार्ज पार्ट होता है वो होता है रेक्टम। क्या है? रेक्टम। तो यहाँ पर आपका ईसोफेगस, माउथ, ईसोफेगस, सलाइवरी ग्लैंड, ये सब थोरेसिक कैविटी से होते हुए गुजरेंगी। लेकिन स्टमक, पेंक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, गॉल ब्लैडर, ये सब किस में रहेंगी? एब्डोमिनल कैविटी में। लेकिन जो नहीं रहेगा तो क्या होगा? रेक्टम। क्या है? रेक्टम, ये रहता है पेल्विक कैविटी में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एनाटॉमिकल टर्म्स विच इज यूज्ड फॉर द पार्ट ऑफ द बॉडी बीइंग डिस्क्राइब नियरर फ्रंट ऑफ द बॉडी इज। तो यहाँ पर एक एनाटॉमिकल टर्म आपको बताना है जिसमें हमारी बॉडी का फ्रंट पार्ट का सबसे नियर बॉडी पार्ट है वो क्या कहलाता है? प्रॉक्सिमल एरिया, एंटीरियर, पोस्टीरियर या फिर इन्फीरियर। ये हमने बॉडी के प्लेन पढ़े हैं, ट्रांसवर्स, कोरोनल प्लेन। लेकिन यहाँ पे कहा है कि कौन सा टर्म यूज़ किया जाएगा? नियरर फ्रंट ऑफ द बॉडी। फ्रंट ऑफ द बॉडी के आगे वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? वो कहलाता है हमारा एंटीरियर पार्ट। कौन सा? एंटीरियर पार्ट। यहाँ पे देखिए, आपको ये देख के कुछ इमेज याद आई हो, आई होप सो। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको दिखे। ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे तो आपका क्या होगा? एंटीरियर प्लेन। ये देखिए यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, कोरोनल और फ्रंटल प्लेन। जो हमारी बॉडी के सामने का हिस्सा है वो फ्रंटल प्लेन में कंसीडर किया जाता है। मीडियल सैजाइटल मतलब पूरा मिड। क्या है? पूरा मिड। अब यहाँ पर क्या है? पोस्टीरियर प्लेन है, एंटीरियर प्लेन है, ट्रांसवर्स मतलब लोअर पार्ट और अपर पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए पूरे जो पार्ट हैं उनको हम प्रॉपर एज अ डेफिनेशन फॉर्म में समझेंगे। एंटीरियर मतलब फ्रंट का, सामने का हिस्सा, हमारी बॉडी का जो फ्रंट है वो हो जाएगा। जैसे हमारे टोज आर एंटीरियर टू द फुट। क्या है? टोज हो गए हमारे एंटीरियर टू द फुट। ब्रेस्ट, चेस्ट, ये सब क्या है? एंटीरियर हैं। पोस्टीरियर मतलब डॉर्सल, दैट मीन्स बैक साइड ऑफ द बॉडी। क्या है? बैक साइड ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे देखिए द पोप्लिटियस इज पोस्टीरियर टू द पटेला। तो पटेला बोन है, इसके पीछे क्या है? पोप्लेटियस। फिर सुपीरियर मतलब ऊपर का हिस्सा मतलब हेड। क्या है? हेड। और क्रेनियल एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? डिस्क्राइब अ पोजीशन अबव और हायर देन अनदर बॉडी पार्ट्स। हायर देन अनदर बॉडी पार्ट्स। एंटीरियर मतलब फ्रंट, पोस्टीरियर मतलब बैक और डॉर्सल साइड, सुपीरियर मतलब ऊपर, इन्फीरियर मतलब लोअर एरिया। क्या है? लोअर एरिया। लोएस्ट पार्ट क्या है? स्पाइनल कॉलम का कोकैक्स। जैसे क्या हो गया? कोकैक्स हो गया। फिर है आपका लेटरल। लेटरल क्या है? साइड। डिस्क्राइब द साइड और डायरेक्शन टुवर्ड द साइड ऑफ द बॉडी। साइड का एरिया जैसे हमारी थंब हो गया। क्या है? थंब हो गया, ए हो जाएगा, या जो स्मॉल फिंगर है वो आपकी हो जाएगा। मीडियल मतलब बीच का हिस्सा, जैसे हेलक्स इज द मीडियल टो। जैसे हमारी 5 फिंगर होती हैं या फिर पैरों में 5 फिंगर है, टो है, तो यहाँ पर जो मीडियल टो है वो क्या हो जाएगा? मीडियल, बीच वाला हिस्सा। प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है कि ट्रंक से बाहर की तरफ। क्या है? ट्रंक से बाहर की तरफ मतलब आम है जो हमारी, या फिर आप अपने हाथ को कह सकते हैं कि हमारी बॉडी से बाहर की तरफ जो एरिया जा रहा है सेंट्रल टू आउटर वर्ड, वो प्रॉक्सिमल हो गया। डिस्टल, डिस्टल का मतलब होता है ट्रंक ऑफ द बॉडी, जो सबसे ऊपर का हिस्सा से नीचे की तरफ आएगा, मतलब हेड टू टो जाएगा, वो हो जाएगा। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का मतलब है कि जो पोजीशन किसी भी ह्यूमन बॉडी में जो पोजीशन है यहाँ पर क्या होगी आपकी?
सुपरफिशियल सबसे बाहर की तरफ होगी। तो यहाँ पर यदि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ये प्लेन पूछे जाते हैं, कोरोनल और फ्रंटल प्लेन। ट्रांसवर्स मतलब दो हिस्सों में डिवाइड, मीडियल मतलब बीच से जो दो हिस्से अलग अलग हमारी बॉडी के होंगे, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर मतलब फ्रंट और पोस्टीरियर मतलब बैक, लेटरल और मीडियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम सुपीरियर टू इंफीरियर ऑर्डर ऑफ बॉडी कैविटीज आर। तो यहाँ पर आपको बॉडी की कैविटीज बतानी है सुपीरियर से इंफीरियर साइड। अभी हमने जस्ट पढ़ा सुपीरियर और इंफीरियर। सुपीरियर मतलब सबसे ऊपर का हिस्सा, इंफीरियर मतलब सबसे लोअर साइड। तो यहाँ पर सुपीरियर टू इंफीरियर में बॉडी की कैविटीज कौन सी होंगी? क्रेनियल, एब्डोमिनल, थोरेसिक और पेल्विक। नेक्स्ट में क्रेनियल, एब्डोमिनल, पेल्विक, थोरेसिक। क्रेनियल, थोरेसिक, एब्डोमिनल, पेल्विक या क्रेनियल, थोरेसिक, पेल्विक, एब्डोमिनल। अब मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी की जो कैविटीज़ हैं, क्या है हमारी बॉडी की जो कैविटीज़ हैं, सुपीरियर मतलब हेड की बात हो रही, हेड मतलब क्या है? क्रेनियम। तो क्या हो जाएगी? क्रेनियल। हेड के बाद क्या आता है हमारा? चेस्ट। चेस्ट वाला एरिया कहलाता है थोरेसिक कैविटी, जहाँ पर हमारे लंग्स और हार्ट सेव होते हैं। फिर आपकी थोरेसिक के बाद क्या आता है? एब्डोमिनल एरिया, जहाँ पर हमारे स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर ये सब रहेंगे। फिर आता है पेल्विक एरिया। पेल्विक एरिया जहाँ पर रिप्रोडक्टरी ऑर्गन है जो क्या रहेंगे? सेफ रहते हैं। तो यहाँ पर सुपीरियर टू इन्फीरियर क्या हो जाएगा हमारा? क्रेनियम, थोरेसिक, एब्डोमिनल और पेल्विक कैविटी। ये देखिए यहाँ पर क्रेनियल कैविटी मतलब हेड, थोरेसिक मतलब चेस्ट वाला एरिया, एब्डोमिनल एंड पेल्विक कैविटी। तो हमारे शरीर की कैविटीज जनरली दो पार्ट में बटी हुई हैं। डॉर्सल मतलब बैक साइड की, वेंट्रल मतलब फ्रंट साइड की। डॉर्सल मतलब बैक साइड में हमारा क्या आता है? क्रेनियल कैविटी, ब्रेन हो गया। स्पाइनल कैविटी में स्पाइनल कॉर्ड हो गई। वेंट्रल कैविटी मतलब फ्रंट वाला हिस्सा। फ्रंट वाले हिस्से में हमारी क्या होती है? थोरेसिक होगी, एब्डोमिनोपेल्विक होगी। प्लूरल तो थोरेसिक कैविटी में क्या होता है? प्लूरल कैविटी, जो प्लूरल मतलब लंग्स की बात की जा रही है। मीडियास्टेनम मतलब ट्रैकिया, ईसोफेगस आ जाएगा। मीडियास्टेनम में ही आपका ट्रैकिया, ईसोफेगस और पेरिकार्डियल में हार्ट, ग्रेट वेसल्स होंगी। अब एब्डोमिनल कैविटी जिसमें हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन होंगे और पेल्विक ऑर्गन दोनों होंगे। तो यहाँ पर यदि बात करें बॉडी कैविटीज़ की तो सुपीरियर टू लोअर या इन्फीरियर बात करें तो हेड, चेस्ट, एब्डोमेन और पेल्विक। तो यहाँ से आपको क्रेनियल, थोरेसिक, एब्डोमिनल, पेल्विक बताना है। यदि दो बड़ी कैविटीज़ को डिवाइड कैसे किया गया तो फ्रंट साइड का हिस्सा और बैक साइड का। तो फ्रंट साइड में आपकी आएंगी कौन कौन सी? थोरेसिक हो जाएगी आपकी, पूरा फ्रंट वाला हिस्सा है क्योंकि ये। एब्डोमिनल हो जाएगी, पेल्विक हो जाएगी। अब जो हेड वाला है सुपीरियर हिस्सा है तो वहाँ पर आपकी स्पाइनल कॉर्ड और क्रेनियल कैविटी इंक्लूड हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द डायफ्राम। डायफ्राम है जो एक ऐसी मसल है जो थोरेसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को क्या करने का काम करती है? अलग रखने का काम करती है। तो यहाँ पर इंस्पिरेशन के दौरान क्या है? सांस खींचते हैं आप, उस दौरान डायफ्राम के साथ क्या होगा? रिफ्लेक्सेस टू बिकम डोम शेप्ड, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्लैटन्स, एक्सपेंड या फिर सोस नो चेंज। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि जब आप सांस इनहेल करते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं, उस दौरान डायफ्राम का क्या होगा। आई होप सो कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट वगैरह रह जाते हैं तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं, और आप अपने जो भी कमेंट्स हैं, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, आप वो व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।